राहुल गांधी की राजनीति में ना तो समझ है ना इच्छा है। इसको चलाने के लिए इसकी ज्यादा जरूरत नहीं। तो जो लोग ब्रेन डेड है वो इस तरह की बातें कर सकते हैं। राहुल गांधी जी को बहुत परेशानी है, इसी को न्यू इंडिया कहते हैं। तो पुलिस आपको डिटेन कर रही है क्या? आप लोग गिरफ्तारी देंगे क्या? भारत के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता पे दुनिया का कोई व्यक्ति, दुनिया का कोई देश सवाल खड़ा नहीं कर सकता। ये 3 बेसिक प्रीमाइज है हमारे। हमने पाकिस्तान मिलिट्री पर अटैक नहीं किया, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। राहुल गांधी से मुलाकात करते थे, गांधी परिवार से मुलाकात करते थे और मुलाकात के दरमियान किस तरह की बातें, किस तरह के सलाह देते थे आप? अपने आप को कंपेयर करता है। अमेरिका इकोनॉमी 1.5-2% पे ग्रो कर रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5-7% पे है। अमेरिका को ये समझ में नहीं आ रहा है कि 140 करोड़ का देश है जहां पर इससे बड़ा बाजार दुनिया में और कहीं नहीं है। ट्रंप अच्छा दोस्त नहीं साबित हुआ। आप राहुल गांधी से तो इनफॉर्मल भी मीटिंग करते होंगे, कभी पूजा पाठ करते हुए राहुल गांधी दिखे थे? मैंने राहुल गांधी को पूजा पाठ करते देखा। आपने जैसे ये ब्रांडेड की बात कही, ये बताइए इतने चिढ़े हुए क्यों हैं? ज्यादा ना तो डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को ब्रेन डेड नहीं मानता और आपके सारे श्रोता ब्रेन डेड। एआई से पूछ लेना गौरव वल्लभ ने किसके लिए बोला, एआई नाम दे देगा। नमस्कार। कहते हैं कुछ लोगों का सफर शुरू जो होता है वो सीधा ना होकर कई मोड़ लेते हुए शुरू होता है। आज के हमारे जो मेहमान हैं उनका भी सफर, राजनीतिक सफर जो शुरू हुआ है उसमें कई मोड़ आए। कभी वो विपक्ष की आवाज थे तो अब सत्ता पक्ष में थिंक टैंक के रूप में सामने हैं। हमारे साथ गौरव वल्लभ हैं। गौरव वल्लभ प्रोफेसर भी हैं और साथ में अब प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं। गौरव जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। इकोनॉमिस्ट के साथ साथ अब पॉलिटिक्स में भी आपने लोकल पॉलिटिक्स भी देखी, आपने अब विपक्ष की भी आवाज थे, अब सत्ता पक्ष की भी अब थिंक टैंक में भी है। किस तरीके की दिक्कत आ रही है? वो सिर्फ चुनाव से पहले असेंबल होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के लिए 2-4 मुद्दे इधर उधर से इकट्ठे करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीत गए तो ठीक है, हार गए तो कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ी कर दी। ये उनका मोडस ऑपरेंडी है। जीत गए तो मेरा, हार गए तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेवार। क्योंकि उनके पास कोई कार्यकर्ता नाम का कोई व्यक्ति बचा ही नहीं। और क्यों नहीं बचा, इसका कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी आज जो लोग चला रहे हैं उन लोगों को पता ही नहीं कि कार्यकर्ता क्या होता है और कार्यकर्ता की क्या महत्व होता है, क्या भूमिका होती है। कौन कांग्रेस पार्टी में निर्णय कर रहे हैं? राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल, जयराम। अब जयराम ने अपने जीवन में कक्षा के मॉनिटर का चुनाव लड़ा नहीं, वो क्या निर्णय करेगा? अरे मॉनिटर का चुनाव जो नहीं लड़े वो एक पार्टी का निर्णय कर रहा है तो क्या निर्णय करेगा? दूसरा व्यक्ति वेणुगोपाल, वो कांग्रेस में आज की तारीख में गांधी परिवार के बाद सबसे महत्वपूर्ण और पावरफुल व्यक्ति है। वो उत्तर प्रदेश के 5 लोकसभा क्षेत्र का नाम बता दे तो मैं आप कहो जो करने को तैयार हूँ, आप कहो जो करने को तैयार हूँ। अगर वो 10 सेकंड के अंदर उत्तर प्रदेश के 5 लोकसभा क्षेत्र बता दे, उसको हिंदी ना समझ में आती है, इंग्लिश समझ में नहीं आती, वो सिर्फ अपने मलयालम भाषा समझ सकते हैं और बोल सकते हैं, वो क्या समझेंगे? उनका क्या ओवरव्यू है? और निर्णय का आधार अगर मैंने अभी बता दिया उनका, फिर कभी बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, पर चुनाव में या पार्टी में पदाधिकारियों को निर्णय का आधार बता दिया तो वो इतने शर्मिंदा हो जाएंगे कि उनको अपने समस्त पदों से इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को पता है वो आधार और मैं ऑन कैमरा दिखा सकता हूं कि ये प्रूफ है मेरे पास। तीसरे व्यक्ति कौन है? गांधी परिवार, जिसमें राहुल गांधी प्रमुख है। राहुल गांधी की राजनीति में ना तो समझ है ना इच्छा है। आप कैसी बात कर रहे हैं? अब इतनी बार लगातार वो सांसद रह रहे हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह लिए। देखिए, सांसद तो उनके परिवार से देश को 3 प्रधानमंत्री मिले हैं। आपके परिवार से भी मिलते तो 4-5 बार आप भी सांसद हो जाते। इसमें कोई सांसद का बड़ा बात नहीं है क्योंकि 3 प्रधानमंत्री उनके परिवार से आए हैं और लगभग हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद आधे से ज़्यादा समय उनके परिवार के लोगों ने भारत
का प्रधानमंत्री पद को संभाला, आधे से ज़्यादा, तो सांसद बन गए, पर उनकी ना तो राजनीतिक समझ है ना इच्छा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपसे मिलेंगे, आपने सवाल पूछा, कोई उनसे आप ओबीसी हो, आपका एडिटर कौन सी जाति का है? नहीं, तू बता तेरा एडिटर कौन है, तू कौन से चैनल से आया, ये चैनल तो बिकाऊ है, आपको वहाँ लेवल। आप कहीं और मिल गए, उनकी अगले दिन मिल गए, तो वो भगवान राम के लिए कुछ या हिंदू धर्म के लिए कोई अपशब्द कर दे। राहुल गांधी पे आगे चलेंगे, लेकिन अभी हम ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे दर्शकों को की जानकारी के लिए, गौरव वल्लभ अर्थशास्त्री नहीं, इन्होंने चुनाव लड़ा, एक नहीं दो चुनाव भी लड़े। आपके सब दर्शक जानते हैं। और इनके पास जो अनुभव है, उस अनुभव से ये बताइए, आपने कांग्रेस की बात की, अब बीजेपी की बात करते हैं कि बीजेपी में जो जमीन का कार्यकर्ता है और सत्ता के सबसे सिंहासन टॉप पे बैठा उसका डायरेक्ट मैसेजिंग का सिस्टम है। अगर जो बूथ लेवल का वर्कर है, जो उसके अनुभव है, वो अगर चाहे और वो अपना अनुभव देश के प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंचाना चाहे, तो उसका पूरा प्रोसेस स्ट्रक्चर है। इसको समझने में गौरव वल्लभ को इतना वक्त क्यों लग गया कि विपक्ष से इधर आने में? देखिए मैं आपको फिर कहता हूँ, मैं राजनीति में कुछ पद पाने के लिए, मैं तो इंडिया में वन ऑफ द यंगेस्ट प्रोफेसर बना, 32 साल की उम्र में प्रोफेसर बन गया, फुल प्रोफेसर, और छोटे इंस्टीट्यूट में नहीं, टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री में, और अच्छा खासा मेरा फाइनेंस सेक्टर में नाम है। तो आप ये समझिए कि मैं ये पाने के लिए और ये पाने के लिए नहीं, मेरी इच्छा थी मैं देश के निर्माण में, देश को आगे ले जाने में, देश को विकसित बनाने में मेरा जो गिलहरी वाला योगदान है वो मैं देना चाहता हूँ। और अगर 140 करोड़ गिलहरियाँ दे देगी तो देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, ये मेरा मंतव्य है। और मैं चाहता हूँ कि जो मैं योगदान दे रहा हूँ, देश का हर व्यक्ति वैसा ही योगदान देता है। मैं ये भी नहीं कह रहा मेरा योगदान ज़्यादा है उनका कम है, या उनका ज़्यादा है मेरा कम है, हम सब हमारी बुद्धि और हमारे विवेक से बेस्ट योगदान देते हैं। तो मैंने कांग्रेस पार्टी में जो समय बिताया वो ये मान के बिताया कि मैं देश के निर्माण में, इस प्लेटफॉर्म से देश निर्माण में आगे बढ़ सकूं। पर जो व्यक्ति भगवान राम में जिसका विश्वास नहीं है, जिसका सनातनी परंपराओं में विश्वास नहीं है, जिसका लोगों की भावनाओं में विश्वास नहीं है, जिसका कार्यकर्ताओं के दर्द में विश्वास नहीं है, वो व्यक्ति क्या पॉलिटिकल पार्टी, जिसका भारत माँ की भूमि से में विश्वास नहीं है, जो कभी बोलता है 2000 स्क्वायर किलोमीटर चीन ले गया, अगले दिन बोल देगा 3000 स्क्वायर किलोमीटर, अगले दिन बोल देगा 4000 स्क्वायर किलोमीटर। आप देश के लीडर ऑफ अपोजिशन हो, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हो, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है और वो सुविधाएं मिलती है, गाड़ी घोड़े पिए सिक्योरिटी, देश खर्च कर रहा है आपके ऊपर हजारों लाखों नहीं करोड़ों रुपए, और आप देश के विरोध में बात करते हो। जब देश की सेना डोकलाम में चीन के सामने खड़ी हुई, आप चीनी एम्बेसडर से रात को पीछे जाके, पिछले दरवाजे से जाके चाउमीन खा के आ जाते हो। अच्छा, ये तो आपने अब की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब आप कांग्रेस में थे, आपकी पहुंच गांधी परिवार से बहुत ही आसान थी। आप किस तरीके से राहुल गांधी से मुलाकात करते थे, गांधी परिवार से मुलाकात करते थे, और मुलाकात के दरमियान किस तरह की बातें, किस तरह के सलाह देते थे आप? देखिए, राहुल गांधी जी या और जो लोग हैं, मैं सलाह देता था और हर तरह की मैं अपनी बात कहता था, पर मेरी सलाहों पे, मेरी बात पे उनका कभी एक्शन में ओरिएंटेड नहीं हुए। मैं आपको इसका कारण बताता हूं, क्योंकि मेरी सलाह के बाद वही बात राहुल गांधी जयराम और वेणुगोपाल से पूछते थे। अब इनको क्या पता, दोनों को ना तो चुनाव लड़ना, ना उनका भविष्य है, ना उनको भारत माँ से या भारत की भूमि से कोई लेना देना, वो तो एंजॉय करते हैं। इनका मैं दिनचर्या बताता हूँ, एक इसमें है क्या नाम, जयराम का। उसकी दिनचर्या क्या है, सुबह उठे,
लुटियंस में आपको बंगलो मिला हुआ, आप 5वीं 6ठी बार के सांसद हो। मॉनिटर चुनाव नहीं लड़ा पर 5वीं बार सांसद बन गए। कर्नाटक के रहने वाले कर्नाटक की 10 असेंबली सेक्टर्स का नाम नहीं बता सकते। कर्नाटक के 10 एमएलएस का नाम बता दे तो चुनौती देता हूं। 10 एमएलएस का जो उनको वोट देते हैं, जिनके कारण वो यहां पे बंगलों में बैठे हैं। सुबह उठ के आज मोदी जी को कौन सी गाली देवे, ये से आज ये करेंगे, उसके ऊपर कुछ लिख दिया। 2-3 जो प्रेस के उनके मित्र हैं उनको फोन करके बोला प्लीज पुश दिस, मतलब इसको आगे बढ़ाओ। 5-6 है उनके मित्र, उनमें से 4 पुश करेंगे। उसमें कहेगा कोई एटॉम बम बाय कांग्रेस और न्यूक्लियर बम और हाइड्रोजन बम और भूकंप आ जाएगा और सुनामी आ जाएगी, ऐसी भाषा लिख के उसको आगे। फिर दिन हो गया। दिन में वो ये लोग ऐसे लोग हैं, दिन में जो आप और मैं तो खाते हैं दाल भात, पर वहाँ पे 5 कोर्स 3 कोर्स 2 कोर्स मील होगी, खाना खाया, सो के तो आम भारतीय को थोड़ा समझ में नहीं आया 5 कोर्स। हाँ, उसमें जैसे आपके यहाँ अभी जैसे मैं आपके कार्यक्रम में आने से पहले भोजन करके आया, तो भोजन में मेरे चावल बना, दाल बना और सूखे आलू की सब्जी थी। तीनों को मैंने मिक्स किया। तो यही तो आम भारतीय का भोजन है। अब 3 कोर्स क्या होता है, पहले सूप आता है, फिर स्टार्टर आता है, अच्छा, फिर भोजन आता है, फिर मिठाई आती है, फिर पान आता है। इसको कहते हैं 5 कोर्स। तो इस तरह का भोजन किया आपने, फिर रेस्ट कर लिया। इस तरह का भोजन करने के बाद काम कर नहीं सकते, रेस्ट करके शाम को उठे, उसके बाद का कार्यक्रम बताया तो ये इतना लज्जित हो जाएगा कि ये राजनीति से राम राम करना पड़ेगा इनको। ये इस तरह के लोग अगर कोई पार्टी चलाएंगे जिनका ना तो पॉलिटिकल समझ, ना देश की समझ, ना देश के लोगों की समझ, बस एक समझ है कि अगर इनको चलाना हो कि चमचागिरी में कैसे सर्वोत्तम आए, एक किताब लिखे तो बेस्ट सेलर बन सकती है। इनको पता है क्या करना है, इनको पता है कैसे किसको क्या बोलना है। आपने कहीं चर्चा के दरमियान किसी से जिक्र किया था कि कांग्रेस पार्टी में पॉलिटिकल मुद्दों के अलावा कुछ और भी चर्चा होती है कि मटन कहाँ से मिलता है दिल्ली में। मैं आपको पुनः आज बोलता हूं और पूरी जिम्मेवारी से बोलता हूं, एक व्यक्ति सिर्फ राज्यसभा में इसलिए है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष को मटन घर पहुंचा देता था, बढ़िया, उसकी यही यूएसपी है। ना उसको ज्ञान है, ना विज्ञान है, ना सामाजिक ज्ञान है। सिर्फ एक चीज पता है कि दिल्ली में मटन सबसे बढ़िया कहाँ मिलता है और वो पैक करा के वो पार्टी के अध्यक्ष है खड़गे साहब उनको पहुंचा देता था घर पे, इसलिए वो राज्यसभा में पहुंच गए। मैं पुनः कहता हूं, और वो व्यक्ति सुन रहा है, वो व्यक्ति घबरा रहा है कि मैं कभी जब मेरा मन हो गया मैंने नाम ले लिया तो क्या होगा। किस राज्य से है वैसे, अगर आप बता सकते हैं? छोड़िए ना, आपको भी पता है और आपके तमाम दर्शकों को पता है, और मैं तो आपके तमाम दर्शकों को कहूंगा एआई को भी पता है। एआई से पूछ लेना गौरव वल्लभ ने किसके लिए बोला, एआई नाम दे देगा। तो इसलिए आप और मैं क्यों बोले, पर जब एआई को भी पता है। लेकिन गौरव जी, फिर अगर ये बात है इन अ लाइटर नोट, तब तो फिर वेजिटेरियन की तो कोई जगह ही नहीं बची। ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का इश्यू नहीं है, ये इश्यू है कि आप समर्पित लोगों को आगे बढ़ाते हो कि मटन सप्लायर्स को। मैं वेज नॉन वेज में नहीं जा रहा हूं इधर, हो सकता है वो मटन सप्लायर थोड़े दिन बाद चिकन टिक्का सप्लायर बन जाए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, पर अभी तक तो मटन पे ही है फोकस्ड। पर मैं ये कह रहा हूं कि आपका समर्पण, आपके आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, आपका कंट्रीब्यूशन, आपका ज्ञान, आपका देश के प्रति समर्पण, देश को आगे ले जाने के लिए आपके सुझाव, इनका कोई मूल्य नहीं है। अच्छा, अब जब कांग्रेस की इतनी चर्चा हो रही है, आप बहुत करीब थे क्योंकि आप बहुत अधिक लाइमलाइट में आए थे, वो 5 ट्रिलियन वाले जीरो से लेकर, उसके बाद से आप राहुल गांधी के बहुत करीब पहुंच गए। ये बताइए, आप राहुल गांधी से तो इनफॉर्मल भी मीटिंग करते होंगे जी,
घर के अंदर कभी पूजा पाठ करते हुए राहुल गांधी दिखे थे, या फिर पूरे गांधी परिवार? देखिए, मैं ज़्यादा तो मैंने देखा नहीं, और मेरी जब भी मुलाकात हुई सिर्फ उनके जो फर्स्ट रूम है ड्राइंग रूम उसी में हुई। पर मैंने राहुल गांधी को पूजा पाठ करते 2 दफ़ा देखा। एक बार तो, और दोनों बार गुजरात चुनाव के पूर्व वो मंदिर जा रहे थे, अपनी गोत्र भी बता रहे थे। आजकल गोत्र बताना बंद हुआ है, क्योंकि अब वो अपने आप को, उस समय वो दत्तात्रेय ब्राह्मण बन गए थे, याद होगा देश को। अब वो अपने आप को ओबीसी का मसीहा बताते हैं, कभी दत्तात्रेय ब्राह्मण बन जाते हैं। गोविंदा भी राजा बाबू में इतने रूल चेंज नहीं करता जितने वो चेंज कर लेते हैं। तो उनका, मैंने आपको बताया ना, उनका कमिटमेंट एक चीज पर है ही नहीं। वो आज एक बात कर रहे हैं, जब वो गुजरात में गए, फिर पुष्कर जी गए, आपको याद होगा राजस्थान में, वहाँ उन्होंने अपने आप के लिए दत्तात्रेय ब्राह्मण का घोषणा करी कि मैं दत्तो, और वहाँ पे लिखा हुआ भी है, जो हमारे एक पद्धति होती है जो पंडित लोग पोथी में लिख लेते हैं। अब वो कुछ और बने हुए हैं, थोड़े दिन बाद कुछ और बन जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसको मैं एक शब्द में ही कहूँगा, अपरिपक्व राजनीतिक। जो 55 साल का हो गया पर अभी तक परिपक्व नहीं हो पाया। तो मेरे पिताजी तो 58 में रिटायर हो गए थे, तो 3 साल बाद तो ये सरकारी नौकरी से पहले रिटायर हो जाते थे। वो अभी तक परिपक्व ही नहीं हो पा रहे, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। 2 दिन पहले उन्होंने कोई बोला मैं एटम बम फोड़ दूंगा। अच्छा, आप भी बताओ, आपने सुना था कि नहीं एटम बम? सुना। एटम बम का झटका आपको लगा यहाँ स्टूडियो में, या मुझे लगा, या देश के? क्या एटम बम, किस तरह की बातें करते हैं? ये तो सियासी बयानबाजी है। थोड़ा सीरियसनेस। कभी उनसे जब चुनाव आयोग ने कहा कि हलफनामा दो, तो वो एटम बम वाले साइन करके क्यों नहीं दे रहे? बताया आपको क्यों नहीं दे रहे? चुनाव आयोग उनसे मांग रहा है ना लिखित में साइंड कॉपी, क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि अगर उसमें गलती हो गई तो भारत की दंड व्यवस्था है, और उनको पता है वो सिर्फ जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं। अगर उसमें आपने लिखित में दिया और फिर आप प्रूव नहीं कर पाए, क्यों नहीं देते? वो लिखित में दे, स्टाम्प पेपर में सुप्रीम कोर्ट को, कि वो लिखित में देते हैं कि इतने 1000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चीन ले गया। क्यों नहीं देते? भग जाते हैं वहां से। अच्छा, जब आप राहुल गांधी से मिलते होंगे या फिर गांधी परिवार से जब आपकी मुलाकात होती होगी, वहाँ कहीं भी सनातन के हिंदू देवी देवताओं की कोई स्थान? मैंने नहीं देखी, मैंने नहीं देखा, मैंने कोई चित्र नहीं देखा। किसी की भी कोई चित्र मैंने नहीं देखा, या फिर किसी की भी कोई चित्र मैंने नहीं देखा। अब वो अपने दिल में रखते हो तो पता नहीं, पर मेरे ड्राइंग रूम में आप आओगे तो आपको कम से कम 20 से अधिक देवी देवताओं के चित्र, मूर्ति और उनकी पाठ्य सामग्री मिल जाएगी। तो मैंने नहीं देखी। अब वो क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। कभी वो केरला में चले जाते हैं, कभी केरल से एमपी बन जाते हैं, कभी इधर आ जाते हैं, इधर की बात कर लेते हैं। अब इधर रायबरेली से जब एमपी बने तो वो कभी केरला गए उसके बाद? नॉन सिंसियर पॉलिटिशियन है, उनको पता ही नहीं उनको क्या करना है। मैं तो ये कहूँगा कि वो 5-6 साल की छुट्टी ले रहे। मेरा उनको सुझाव, और बहुत सीरियसली सुझाव दे रहा हूँ, और पूरे देश का अकेले भ्रमण करें, ये ड्रामेबाजी ना करें कि 20 किलोमीटर सुबह सुबह चल लिए, फिर 5 स्टार तंबू लगा लिया, वहाँ पे चिकन टिक्के बन रहे हैं, वहाँ पे रात को टिक्का कर लिया, लोगों से गपशप मार ली, सुबह 20-20 किलोमीटर करके एक यात्रा कर ली। वो ड्रामेबाजी ना करें, भारत को समझें, भारत का भ्रमण करें, भारतीय रेल का टिकट लेके करें, लोगों को पूछें, लोगों से बात करें, लोगों को समझें। 5-6 साल ये करें, उसके बाद वापस आए और फिर कुछ बात करेंगे तो कुछ सार्थक बातें कर पाएंगे। तब तक तो आप उधर ही थे। आपने ये बात जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू उन्होंने किया तो उस दरमियान मैं गया ही नहीं। आप बताइए मैं गया क्या भारत जोड़ो यात्रा? मुझे पता है ये ड्रामा। आप बता दीजिए मेरी एक फोटो भारत जोड़ो यात्रा में। मैं सारे दर्शकों को कहता हूं आप बता दीजिए, क्योंकि उनकी सीरियसनेस ही नहीं है।
वो एक तरह से इसको एक गेट टुगेदर और अपनी फिटनेस का सेंटर, गांधी जी यात्रा करते थे तो फिटनेस के लिए नहीं करते थे। गांधी जी की यात्रा भारत को जोड़ने की, अखंडता के लिए, भारत की आजादी के लिए होती थी। वो अपने आप को, वो GANDHI गांधी नहीं है, वो GHANDY वाले गांधी है। पर वो अपने आप को गांधी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर गांधी का समर्पण, त्याग और गांधी का अनुभव तो लेके आओ पहले। आपने क्या त्याग किया देश के लिए? आपने क्या ऐसा किया देश के लिए? आपका कौन सा सुझाव, आपकी कौन सी बात, आपका क्या बैकग्राउंड है? आपने कौन से सेक्टर में एक्सेल किया? आपने क्या देश के टॉप एकेडमिक बने? आप देश के टॉप कॉर्पोरेट लीडर बने? आपने खेलकूद में देश के टॉप पे पहुंचे? आपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चला के देश को टॉप पे पहुंचाया? IT कंपनी चला के देश को टॉप पे पहुंचाया? अरे आपने तो एक मंत्रालय तक नहीं संभाला आज तक। अच्छा, आपने एक राज्य तक नहीं संभाला, आप देश कैसे संभाल सकते हो? और ना आपकी इच्छा है और ना देशवासी आप पे एतबार कर रहे हैं। वो तो ना इनकी इच्छा है ना देशवासियों की इच्छा है। ये राम मिलाई जोड़ी है हमारी और राहुल गांधी की। ना मैं देशवासी हूं, आप देशवासी, ना हम सब की इच्छा है ना उनकी इच्छा है। वो तो एंजॉय करते हैं। शाम को जैसे एक गेट टुगेदर किया, उसमें एक PPT दिखा दी कि ये हो गया, गेट टुगेदर खत्म हो गया, कल कोई नया मुद्दा ले आएंगे। कोई मान लो दुनिया के कोई कोने में, मान लो अंटार्कटिका में भी जाके कोई व्यक्ति भारत का विरोध करेगा, वो यहाँ पे संसद में खड़े होके बोल देंगे ये बिल्कुल सही कह रहा है वो अंटार्कटिका वाला। अच्छा, आप बहुत कुछ बता रहे हैं उनके बारे में। बात कहाँ से बिगड़ी आप दोनों की, आपकी और मैं आपको बताता हूँ। लोगों के बीच की मैं उदयपुर का चुनाव लड़ रहा था और मैंने कांग्रेस पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं को कहा कि मैं चुनाव हार रहा हूं। तो बोले क्यों? मैंने कहा कि स्टालिन सनातन को कोरोना बोल रहा है और मेरा वोटर कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी स्टालिन के साथ खड़ी हुई है और इस कारण से मैं चुनाव हार रहा हूं। देश का कोई व्यक्ति सनातन को कोरोना से कंपेयर नहीं कर सकता। पर कांग्रेस पार्टी को मैंने कहा आप दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलो कि हम इस बात से एग्री नहीं करते। किसी ने नहीं करी, स्टेटमेंट छोड़ के मीडिया बाइट नहीं दी, क्योंकि वो खुद बिलीव करते हैं। फिर मैंने कहा कि भगवान राम के मंदिर का आपको निमंत्रण मिला है, आपको उस मंदिर के शिलान्यास में, उस मंदिर के जो कार्यक्रम में, भगवान राम के मूर्ति की स्थापना के कार्यक्रम में आपको जाना चाहिए। और मैंने ये भी कह दिया था कि अगर आप नहीं गए तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, ये भी मैंने बोला था। सनातन को गालियां साहब मैं तो दूंगा नहीं, प्रभु श्री राम के लिए अपशब्द ना तो मैं दूंगा ना सुनूंगा। तीसरी बात, सुबह से शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली ना तो मैं दूंगा ना सुनूंगा। और मैंने उनको कहा ये बात कि आप 4 बजे मुझसे गालियां दिलवाने की चेष्टा करते हो एक व्यक्ति को, और मैं नाम लेता हूं अडानी को, और 6 बजे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी उससे वहां रेड कारपेट करके ऐसे खड़े हैं उसके सामने हाथ जोड़ के। ये कौन सा मापदंड है? 4 बजे आप यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, 6 बजे रेवंत रेड्डी वहां ऐसे खड़ा है अडानी साहब के लिए। और मैं रेवंत रेड्डी और अशोक गहलोत को गलत नहीं मानता, उनको अपने राज्य में निवेश चाहिए तो खड़ा रहना पड़ेगा। तो मैं वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दूंगा। आप टाटा को गाली राहुल गांधी जी दे रहे, अडानी को दे रहे, अंबानी को दे रहे, गोदरेज को दे रहे। देश में जो भी वेल्थ क्रिएट करता है उसको गाली दो। मैंने कहा यह नहीं होगा। चौथी बात, और मैंने याद दिलाया उनको, मैंने कहा साहब मैं तो बहुत वरिष्ठ व्यक्ति तो नहीं हूं, पर मेरे पिताजी कहते थे कि जब इंदिरा गांधी जी जिंदा थी तो उनका नारा था जात पर ना पात पर वोट लगाओ, मोहर लगाओ हाथ पे। मैंने कहा आप उस नारे को ही भूल गए। आप तो लोगों से जाति पूछते हो, कैमरामैन से उसकी जाति पूछते हो, एडिटर से उसकी जाति पूछते हो। ये जाति वाली राजनीति तो देश में किसी ने नहीं की, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी ने नहीं करी।
आप सिर्फ जातियां पूछ पूछ के लोगों को बांटने का काम करते हो, और आपके पास किसी के लिए, एक मिनट, आपके पास किसी के लिए वेलफेयर का एजेंडा नहीं है। कोई पार्टी, कोई जाति के लिए एजेंडा नहीं है। आप तो सिर्फ लोगों को बांट रहे हो। कभी पहले कोशिश की धर्म के आधार पे बांटो, अब धर्म के आधार पे नई बात बन रही तो अब जातियों के आधार पे बांटो, इसको ये ओबीसी है, ये वो। अरे क्या आप कहां, आप देश के विकास की बात क्यों नहीं कर सकते? देश में रोजगार का सृजन कैसे होगा, इसकी बात एक बार की आपने? देश 7% से 10% जीडीपी ग्रोथ कैसे हो, इसकी बात करी कभी आपने? देश के युवाओं की शिक्षा कैसे आगे मजबूत हो, क्या इसका सवाल पूछा आपने? आपने हमेशा संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी जी पर, गृह मंत्री अमित शाह जी पर निजी टिप्पणियां करी। गौरव जी, आपने जब ये फैसला किया कि कांग्रेस पार्टी से अब नाता टूटना है, तो आपको रोकने की कोशिश की किसी ने? हाँ, किस मनाने के दरमियान क्या कभी गांधी परिवार के सदस्यों ने बिल्कुल। क्या कुछ एश्योर कर रहे अब वो छोड़ दीजिए, पर मैं कह रहा हूं बिल्कुल करी, पूरी ताकत लगाई। पर मैंने अचानक नहीं किया संतोष जी, ठोक बजा के बता के किया। और कई चीजें जीवन की ऐसी होती है जो अनकंप्रोमाइजेबल होती है, जिसमें कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता। और मेरे लिए भारत देश और मेरा धर्म, मैं किसी धर्म के आधार पे किसी व्यक्ति पे टिप्पणी नहीं करता, मैं उसके फेवर में नहीं हूं। मैं किसी धर्म के आधार पे मैं ये भी नहीं कहता कि मेरा धर्म बेटर है, आपका खराब है, या आपका बेटर है। पर आप ये बोलो कि मैं बहुत सर्वोच्च हूं, तुम खराब हो, मैं ये सहन नहीं करूंगा। मैं बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में विश्वास करता हूं, जिसमें सभी धर्मों का भारत का संविधान बराबर लेवल का सम्मान करता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई सनातन को कोरोना बोल के निकल जाए और एक पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुखदर्शक बनी हुई घूमती रहे। अभी एनसीपी के नेता ने कितनी घटिया बातें हिंदू धर्म के लिए बोली। क्या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने उसके लिए कोई टिप्पणी करी? और अगर करेगा तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अब जब आप मन बना के बीजेपी में शामिल हुए, तो आपकी मैं दो लोगों से चर्चा की बात करना चाहता हूं। कभी संबित पात्रा जी से मुलाकात हुई, और चर्चा उस दरमियान वो लाइटर नोट में या फिर किस नोट में कैसे हुई कि भाई तूने डिबेट में जा रहे थे तो ट्रिलियन का जीरो तो याद कर लेना चाहिए था? देखिए, मेरी मुलाकात उनसे हुई, पर इस विषय पे कोई चर्चा नहीं हुई। और अब वो भी स्वयं भी लोकसभा से सांसद है, और मैंने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने बड़े अच्छे से अपनी बात उन्होंने रखी, और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। इस दरमियान कभी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात जी, उनसे किस तरीके की बातचीत कैसे रही? मतलब इसको लेकर क्या उन्होंने कुछ? नहीं, मैं सिर्फ अपने इश्यूज पे मैंने बात करी। और मुझे एक चीज़ जो भारत के प्रधानमंत्री में मुझे देखने को मिली, और मुझे गर्व है कि मैं उस देश का सिटीज़न हूँ, उस देश का वोटर हूँ जिस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं उनसे बात करने गया तो मुझे लगा है आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, पर जब तक मैंने अपनी बात को समाप्त नहीं किया, उन्होंने, और मैं बात मेरी निजी नहीं, मैं तो क्या मैं देश के लिए क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो बात की। जब तक मैंने अपनी बात को विराम नहीं लगाया, उनके पास पूरा समय देश के विकास की बात को सुनने के लिए था। मुझे इस बात का बेहद गर्व है, बेहद संतोष है कि देश के प्रधानमंत्री के पास देश की बात करने के लिए और सुनने के लिए पर्याप्त समय है। आप जितना चाहो ले लो। ये और वो भी ऐसे व्यक्ति के लिए कह रहा हूं जो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने, और जिन्होंने पारंपरिक परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को घर बैठा दिया है। और मैं कह रहा हूं हमेशा के लिए घर बैठ गए। आने वाले समय में भी परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति जो लोग भी कर रहे हैं, देश में जो लोग भी कर रहे हैं, मैं आज पॉलिटिकल बात ज़्यादा नहीं करूंगा,
वो घर बैठने का उनका समय आ गया, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री जी खड़े होकर कहते हैं कि 1 लाख युवाओं को मैं राजनीति में लाऊंगा जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो ये युवा जो आएंगे वही भारत को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। अब जब गौरव वल्लभ की बात होती है तो गौरव वल्लभ अर्थशास्त्री भी हैं, राजनीति में हैं। अगर ये राजनीति के सबसे टॉप पोस्ट पे अर्थशास्त्री पहुंच जाए तो वहाँ वो क्या कुछ करना चाहेगा जो कि अभी किस नज़र से देखना चाहिए? देखिए एक देश ने एक बार एक अर्थशास्त्री को राजनीति के टॉप पोस्ट पे पहुंचाया था और अनुभव बहुत खराब रहा। तो मैं इस पे अभी आज टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मैं ये जरूर कहूँगा मेरे में जितनी शक्ति है, जो मेरे को आता है, वो भारत माँ को समर्पित है और जीवन पर्यंत रहेगा। क्योंकि इस मिट्टी ने मुझे इतना दिया संतोष जी, इस देश ने मुझे इतना दिया है, मतलब अगले 100 जन्म तक भी मैं इस देश का कर्ज नहीं चुका पाऊँ। मैं जो मेरे को समझ आता है वो मैं काम करता हूँ और पॉजिटिव वे में काम करता हूँ। कई चीज़ों में सफलता मिलती है, कई मेरे आइडियाज़ एकदम बेकार होते हैं, मैं ये भी स्वीकार करता हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक आइडिया भी रिमार्केबल हुआ तो देश को उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। तो क्या मैं करना चाहूँगा, कैसे करना चाहूँगा, मैं एक राजस्थान का हूँ, वहाँ एक कहावत भी है, आपका उत्तर उस कहावत से भी देना चाहता हूँ कि आज उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि वो कहावत कहती है कि बुआ जी ने मूछा वेती तो फूफा जी कहलाता। मतलब अगर बुआ जी के मूछे होती तो फूफा जी कह देते। अभी उसके बारे में क्यों बात करें कि बुआ जी फूफा जी है कि फूफा जी बुआ जी है, तो बाद में कभी करेंगे। पर हमेशा मेरा कंट्रीब्यूशन देश के लिए रहेगा और आत्मसंतुष्टि इस बात की है कि बहुत बड़ा तो नहीं कर पाया, पर दिल में चेष्टा रखी, इस बात की संतुष्टि। बहुत बड़ा तो कोई कंट्रीब्यूशन देश के निर्माण में या देश की प्रगति में नहीं कर पाया, पर सोचा, उस बात की संतुष्टि। तो गौरव वल्लभ ने जिस तरीके से एक अर्थशास्त्री के तौर पर, एक इंसान, एक भारतीय के तौर पर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर भी जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को के मन में भी जो सवाल होंगे वो सवाल एक बार आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। अगली बार जब गौरव वल्लभ से हम बात करेंगे इनसे, तो उन सारे सवालों का जवाब हम देंगे। धन्यवाद संतोष जी। बहुत साफगोई से इन्होंने अपनी बात रखी और बिल्कुल बताया किस तरीके से जब वो विपक्ष में थे तब उनकी स्थिति कैसी थी, किस तरीके से अपनी बात रखते थे, जब अब सत्ता पक्ष के साथ आए, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं, यहाँ पर किस तरीके से देश, किस तरह से अर्थव्यवस्था को किस तरह से अपनी राय रखते हैं उस परिषद में। इन सारी बातों को बहुत ही बखूबी आपने रखी। मुझे अच्छा लगा आपसे धन्यवाद करके संतोष जी, मुझे भी आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।